तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज अपना सेशन जहां पर हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जनरल साइंस कैटेगरी से। इससे पहले भी मैं आपको बोल दूं, इससे पहले भी हमने 4 सेशंस को डिस्कस किया जिनमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस किया, उनके आंसर्स को डिस्कस किया, उनके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उनको हमने यहां पर डिस्कस किया। एंड इन द सिमिलर वे हम आज अपनी उस सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं जिसमें हमें 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। हमारा टारगेट यही रहा है। तो आज ये हमारा 5th वाला सेशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन स्क्रीन सेज द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज। फ्लावर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं बेटा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 को अगर हम देखेंगे दैट्स फ्रेनोलॉजी। ये हम किसको बोलते हैं? दिस इज द स्टडी ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ स्कल। कन्फर्मेशन ऑफ स्कल, ये वो स्टडी है जिसमें हम देखते हैं कन्फर्मेशन ऑफ स्कल। नेक्स्ट ऑप्शन इज एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है बेटा? अगर एंथोलॉजी की बात करेंगे, दिस इज द स्टडी ऑफ फ्लावर। स्टडी ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर की स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं एंथोलॉजी। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे आगे भी हम जाएंगे, हम इन दो ऑप्शंस को भी यहाँ पर देखने वाले हैं। एग्रोस्ट्रोलॉजी अगर हम देखेंगे, ये किसको बोलते हैं? दिस इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ द बॉटनी इन विच स्टडी ऑफ ग्रासेस इन पर्टिकुलर इज डन। स्टडी ऑफ ग्रासेस को हम बोलते हैं एग्रोस्ट्रोलॉजी। और इसी तरीके से अगर हम पेलियोनोलॉजी की बात करेंगे तो दिस इज द स्टडी ऑफ डस्ट। स्टडी ऑफ डस्ट। क्लियर है ये बात सब आपको? अगर यहाँ पर हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको सारे के सारे ऑप्शंस भी याद रखने चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। जो ह्यूमन ब्लड होता है इसका पीएच वैल्यू क्या है? देखिए बेटा, जब हम नॉर्मली अगर हम बात करेंगे, जो पीएच वैल्यू होता है, अगर हम इसकी रेंज की बात करेंगे तो ये लाइक करता है फ्रॉम 7.35 टू 7.45। ये इसका नॉर्मल रेंज होता है पीएच का। ठीक है ना? तो ऑब्वियसली अगर हम इस रेंज को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको बोल दूं, इसके बगैर भी कुछ डिविएटेड से क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी हमें पूछा जाता है यूरिन का पीएच क्या होता है, या हमें पूछा जाता है सलाइवा का पीएच क्या होता है। याद रखिएगा, अगर हम यूरिन की बात करेंगे ना बेटा, तो यूरिन का पीएच जो होता है दैट लाइक करता है 4.6 से कहां तक? 8.8 तक। ये रेंज भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम सलाइवा की बात करेंगे तो अगर हम एवरेज इसका देखेंगे तो 6.7 का पीएच होता है किसका? ह्यूमन सलाइवा का। इज दैट क्लियर? ये दो पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज ह्यूमन हीमोग्लोबिन इज ए। हीमोग्लोबिन क्या है? क्या ये प्रोटीन है? क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? क्या ये फैट है? या ये विटामिन है? तो बेसिकली सबको पता है कि ये एक प्रोटीन है। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली इसको लिखूंगा, दिस इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है ये बेटा। ठीक है ना? अगर हम इसके सब यूनिट्स की बात करेंगे तो दिस इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट्स। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, ये जो आयरन होता है, Fe होता है, ये प्रेजेंट होता है इन द सेंटर ऑफ द रिंग। इन द सेंटर ऑफ, मैं यहाँ पर लिखूंगा पॉरिफायरन रिंग। जो पॉरिफायरन रिंग होती है हीमोग्लोबिन में, उसका जो सेंटर होता है वो कंपोज्ड होता है किसका? आयरन का। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द विटामिन दैट इज मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी इज। विटामिन बेसिकली बेटा आउटर एनवायरनमेंट से हम हासिल करते हैं, आउटर फूड स्टफ से हम हासिल करते हैं। विटामिन ए भी करते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी। अगर हम विटामिन डी की बात करेंगे ना बेटा, तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी में मैन्युफैक्चर होता है। ह्यूमन बॉडी में मैन्युफैक्चर होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा याद रखिएगा, जो विटामिन डी है ना, इसको हम बोलते हैं सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन भी इसी को बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब सन की रेज जो है, जब सन लाइट हमारी बॉडी पे पड़ती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? वो ट्रिगर होता है टू मैन्युफैक्चर दिस विटामिन डी। इज दैट क्लियर? आप सबको ये क्लियर है? ओके। आफ्टर इट आता है क्वेश्चन नंबर 5। एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन आवर मसल्स लीड्स टू द फैटिग। फैटिग किस की एक्यूमुलेशन से होती है? यहाँ पर याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो मसल्स में एक्यूमुलेट होता है और उससे फैटिग होती है। ठीक है ना? याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड क्यों होता है? बेसिकली दिस इज द रिजल्ट ऑफ, जब हम विगरस, मैं यहाँ पर लिखूंगा विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो उससे ये एक्यूमुलेट होता है। प्लस हम इसको बोलते हैं, ये एक रिजल्ट है किसका? एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? वो वाली रेस्पिरेशन जो टेक प्लेस करेगी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर ही जो रेस्पिरेशन होगी उसको हम बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या है? याद रखिएगा, इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब एस्केप वेलोसिटी होती क्या है? बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा कि एस्केप वेलोसिटी होती क्या है। यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा बेटा, एस्केप वेलोसिटी दैट वेलोसिटी होती है, दैट वेलोसिटी जो नीडेड होती है एक ऑब्जेक्ट को, नीडेड बाय एन ऑब्जेक्ट
एक ऑब्जेक्ट को जिस वेलोसिटी की जरूरत होती है टू एस्केप, भागने से, कहां से? फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटी, अर्थ्स ग्रेविटी। दैट मीन्स कितनी वेलोसिटी हम एक ऑब्जेक्ट को देनी देनी चाहिए ताकि वो इस अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप हो जाए और बाहर कहीं स्पेस में शिफ्ट हो जाए, ठीक है ना? उसको हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। अगर हम एस्केप वेलोसिटी की बात करेंगे अर्थ की, तो उसकी वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। दैट मीन्स व्हेनेवर वी लॉन्च एन ऑब्जेक्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो वो एस्केप वेलोसिटी होती है, तो वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, उसको वो एस्केप करेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा वाला पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? एनीमोमीटर, विंड स्पीड, ये तो करेक्टली मैच्ड है। एनीमोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम विंड स्पीड को देखते हैं। एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट, ये भी ठीक है, एमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं। पायरोमीटर, हाई टेम्परेचर, ये भी करेक्ट है। टैक्योमीटर, प्रेशर डिफरेंस, नो। अगर हम प्रेशर डिफरेंस की बात करेंगे ना बेटा, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना बेटा, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम प्रेशर डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये बात भी क्लियर है आप सबको? ओके तो यहां पर और एक बात याद रखिएगा, ये जो पायरोमीटर होता है ये हाई टेम्परेचर्स को मेजर करता है, और इसका अगर आप रेंज याद रखिएगा, ये इतने ज्यादा टेम्परेचर को मेजर कर सकता है फ्रॉम 800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 6000 सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। इज दैट क्लियर? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अल्कोहल वाटर मिक्सचर? अगर हमारे पास एक मिक्सचर है, जो मिक्सचर किसका बना है, जिसमें अल्कोहल भी प्रेजेंट है प्लस वाटर का मिक्सचर है, उनको हम सेपरेट कैसे करेंगे? देखो अल्कोहल भी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है और वाटर जो है ये भी एक लिक्विड फॉर्म में होता है। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी का यूज करना है जो इन दोनों की डिफरेंट होगी। तो इन दोनों की डिफरेंट क्या हो सकती है? बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों का क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट वो डिफरेंट होता है इन दोनों का। सो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हम एक ऐसा प्रोसीजर करते हैं जिससे इस मिक्सचर में ये सेपरेट होते हैं। तो ऑब्वियसली आप सबको पता है वो डिस्टिलेशन होती है जो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होती है? बेस होती है। क्लियर है आप सबको? ओके इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट इज? ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, सबको पता है। अगर मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाऊं, फॉर एग्जांपल दिस इज द ह्यूमन हार्ट, दीज आर द चैम्बर्स। जो ऊपर वाले होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑरिकल्स, याद रखिएगा, और जो नीचे वाले होते हैं इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये बात याद रखिएगा, ये वाला साइड जो है ये लेफ्ट साइड हम लेते हैं और ये वाला साइड हमेशा राइट साइड लेना। इसको हम बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल, इसको हम बोलेंगे राइट ऑरिकल, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, और इन द सिमिलर वे इसको हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर बेसिक सा क्वेश्चन था कितने चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में, तो आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है आप सबको? ओके आफ्टर इट आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेज बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड विद द आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री? आयरन के साथ हम किस मेटल को यूज करते हैं ताकि वो रस्ट फ्री बनेगा? रस्ट क्या होती है? पहली बात, रस्ट होती क्या है? रस्ट एक आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन ऑक्साइड जब ऑक्सीडेशन होती है आयरन की तब रस्टिंग होती है। यहां पर याद रखिएगा एल्यूमिनियम का हम यूज नहीं करते हैं, कार्बन का भी नहीं करते हैं, हम क्रोमियम का यूज करते हैं। याद रखिएगा कभी कभी हम बोलते हैं आयरन के साथ हम क्या करते हैं? जिंक का यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, ठीक है ना? लेकिन हम क्रोमियम का भी यूज करते हैं। क्रोमियम का यूज क्यों करते हैं? बेसिकली बेटा याद रखिएगा ये जो क्रोमियम है ना, इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हाई है in comparison to this iron. That means जब हम आयरन को इसका एक लेयर से कवर करते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है वो एनकाउंटर करता है द लेयर ऑफ क्रोमियम, एंड इन टर्न जो क्रोमियम एंड आयरन मिलता है, दैट मींस आयरन के साथ जो ऑक्सीजन है वो मिलेगा ही नहीं। जब वो आयरन के साथ ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा दैट मींस रस्टिंग नहीं होगी, रस्टिंग तब पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथलीट्स फुट इज अ डिजीज काज्ड बाय? एथलीट्स फुट जो डिजीज है ये किससे होती है? बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन और नेमेटोड। याद रखिएगा ये फंगल डिजीज है। अगर हम देखेंगे एथलीट्स फुट की अगर हम बात करेंगे ना बेटा, फंगल इन्फेक्शन है जो स्टार्ट होता है बिटवीन द टोज, जो टोज होते हैं एक फीट के तब ये स्टार्ट होता है। ये कैसे होता है? जब वार्म कंडीशंस में रहते हैं, जब वार्म कंडीशंस होती है, ठीक है ना? और एक बात याद रखिएगा ये किस एक टाइप है एक बैक्टीरिया का जिनको हम बोलते हैं डर्मेटोफाइट्स, डर्मेटोफाइट्स। ये वो वाले फंगस होते हैं जो स्किन में रहते हैं,
ठीक है ना, जो स्किन में रहते हैं, तो ये अपनी फंक्शन वहीं पर करते हैं, ये अपनी जो है ये बीमारियां वहीं पर फैलाते हैं। बिटवीन द टोज जो है एथलीट्स फुट ये स्टार्ट होती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द डोनर्स आई इज यूटिलाइज्ड। जब आई डोनेशन करते हैं तो ह्यूमन का जो कौन सा पार्ट है, जो डोनर है उसका कौन सा पार्ट यूटिलाइज किया जाता है? याद रखिएगा कॉर्निया का यूज किया जाता है। अब कॉर्निया ही का यूज क्यों किया जाता है? पहली बात, जो कॉर्निया का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें सक्सेस के चांसेस, जो सक्सेस के चांसेस है, चांसेस ऑफ सक्सेस के चांसेस जो होते हैं 100% होते हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सक्सेसफुल क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पर याद रखिएगा इट हैज नो ब्लड सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई होती है वो एब्सेंट होती है। क्लियर है ये सब आपको? ये तो हो गया पॉइंट नंबर 2। इसके बाद याद रखिएगा जो हम ट्रांसप्लांट ऑफ कॉर्निया करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? याद रखिएगा उसको हम बोलते हैं कैराटोप्लास्टी। ठीक, कैराटोप्लास्टी एक ऐसी टर्म है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन। कॉर्निया को हम ट्रांसप्लांट क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी सक्सेस रेट जो होती है वो मैक्सिमम होती है। मैं यहां पर बोलूंगा 100% होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर है आप सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज, हनी का जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन सा है? यहां पर मैं लिखूंगा, अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे ना, ग्लूकोज कितना होता है? ग्लूकोज होता है 31%, याद रखिएगा। इसके बाद हम अगर माल्टोज की बात करेंगे, माल्टोज कितना होता है? यहां पर मैं लिखूंगा माल्टोज कितना होता है? माल्टोज होता है 7.2%, इतना ही होता है। इसके बाद हम करेंगे बात फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज कितना होता है? फ्रक्टोज होता है 38%। ये आप परसेंटेज कंपोजिशन आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम सक्रोज की बात करेंगे, सक्रोज ओनली 3% होता है। ठीक है ना? इसके अलावा इसमें वाटर होता है। वाटर कितना होता है? वाटर 17% होता है। ठीक है ना? और बाकी सारे एंजाइम्स होते हैं, बाकी क्वांटिटी जितनी भी बचती है। ठीक है ना? तो यहां पर ऑब्वियसली हमारा आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज एक ऐसा कंपोनेंट है हनी का जो 38% ऑफ द टोटल हनी कंपोज करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज मिनिमम इन, वेलोसिटी ऑफ साउंड मिनिमम किसमें होती है? याद रखिएगा वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है, इट रिक्वायर्स मीडियम, इसको एक मीडियम की जरूरत होती है। अनलाइक द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट होती है, लाइट विदाउट मीडियम ट्रेवल करती है लेकिन साउंड विदाउट मीडियम ट्रेवल नहीं करती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, याद रखिएगा जब मीडियम होता है तो मीडियम हमारे पास होते हैं 3 टाइप के। या तो मीडियम हमारे पास होगा सॉलिड, यहां पर मैं लिखूंगा या तो होगा सॉलिड, या होगा लिक्विड, और या ही होगा एक गैसियस फॉर्म में। क्लियर है आप सबको? अब इनमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो सॉलिड्स में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड्स, और लिक्विड्स में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू गैसेस। ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहां पर मैं लिखूंगा वैक्यूम। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है। वैक्यूम इज नथिंग, इट्स एन एम्प्टी स्पेस। जब वहां पर कोई भी प्रेजेंट नहीं होता, कुछ भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, दैट मींस स्पीड इज गोइंग टू बी मिनिमम इन वैक्यूम। इज दैट क्लियर? और अगर हम इन तीनों का कंपेयर करेंगे तो आयरन का सबसे ज्यादा आएगा, उसके बाद आएगा वाटर का, इसका आएगा पहले नंबर पे, इसके बाद आएगा वाटर का, और इसके बाद आएगा एयर का 3। मैक्सिमम सबसे ज्यादा होगी आयरन में, इसके बाद होगी वाटर में, एंड आफ्टर दैट होगी एयर में। क्लियर है आप सबको? ओके, आफ्टर दैट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स। याद रखिएगा ईयर्स की बात हो रही है, एक ही ईयर की बात नहीं हो रही है। अगर हम एक ईयर की बात करेंगे ना, एक ईयर की बात करेंगे तो 3 बोन्स होती है एक ईयर में। उनका नाम है, एक का नाम है मेलस, दूसरे का नाम है इनकस, एंड तीसरे का नाम है स्टेपीज। ठीक है ना? MIS की हेल्प से आप इसको याद रखिएगा, मेलस, इनकस एंड स्टेपीज। ये 3 बोन्स होती है एक ईयर में, लेकिन हमारे पास होते हैं 2 ईयर। दैट मींस द नंबर ऑफ बोन्स इन बोथ द ईयर्स इज गोइंग टू बी 6। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। A satellite is kept moving in its orbit around the earth due to its, एक सैटेलाइट एक ऑर्बिट में ही रहती है किसकी हेल्प से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और नन ऑफ दीज। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जब एग्जिस्ट करता है तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एग्जिस्ट करता है। वो दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है। दैट मींस दीज टू शुड कैंसिल ईच अदर। क्लियर है आप सबको? तो आफ्टर दैट आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो एग्जिस्ट करता है इन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। जो सेंट्रीपिटल फोर्स अगेन क्या करता है? इंपार्ट करता है वहां पर, तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स से फिर वहां पर क्या रहती है? वो अपनी ही ऑर्बिट में मूव करती है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज, पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है? देखिए टाइम पीरियड की अगर हम एक्सप्रेशन देखेंगे, दैट्स कैलकुलेटेड बाय T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन G। ये इसके लिए फॉर्मूला होती है, where L is the length of the pendulum, ठीक है ना, and G is the gravitational acceleration, 2 pi is going to be the constant, depends on its length। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है ये यहाँ पर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकला किसके? रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम के। ठीक है आप सबको? क्लियर है आप सबको?
डिपेंड्स ऑन मास, तो ये बाकी सारे ऑप्शन जो भी है इनको आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, इन केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ द आयरन विल बी। जब रस्टिंग होती है तो वेट ऑफ आयरन का क्या होता है, याद रखिएगा। रस्ट मैंने अभी भी बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेंज द साइज ऑफ द पेन हियर, लेट मी गो विद दिस। ओके, जो रस्ट मैंने अभी आपको बताया, रस्ट क्या होता है, रस्ट एक आयरन ऑक्साइड होता है। जब फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड होती है, जब आयरन इन कांटेक्ट में आता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तब आयरन ऑक्साइड बनता है, उसको हम रस्ट बोलते हैं। अब जब रस्टिंग होती है आयरन की तो वेट क्या होता है, वेट याद रखिएगा, वेट इंक्रीज होता है, वेट इंक्रीज होता है। यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इंक्रीज क्यों होता है, बेसिकली ये जो ऑक्सीजन ने यहाँ पर कंबाइन किया रस्ट फॉर्मेशन में, उस ऑक्सीजन का वेट यहाँ पर इंक्रीज होता है, उस ऑक्सीजन का वेट यहाँ पर एड अप होता है, एंड एज ए रिजल्ट जो ओवरऑल वेट होता है वो इंक्रीज होता है। क्लियर है आप सबको, क्लियर है ये बात भी। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 19 यहां पर बोल रहा है मेबोमियन ग्लैंड्स इज लोकेटेड इन। मेबोमियन ग्लैंड जो होता है ये किस में लोकेट होता है, याद रखिएगा, दिस इज लोकेटेड इन आईलिड्स में होता है, ये इन आईलिड्स। अब आईलिड्स में ये काम क्या करता है, ये सेक्रेट करता है, इट सेक्रेट्स लिपिड्स। लिपिड्स किसके लिए सेक्रेट करता है, ये जो लिपिड्स होते हैं दीज फॉर्म सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ टीयर्स। ये टीयर्स का सुपरफिशियल लेयर बनाता है, एंड इन टर्न जो टीयर्स होते हैं ये इवापोरेट नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये बात क्लियर है आप सबको। तो यहाँ पर बेसिकली इनकी लोकेशन की बात हो रही है, आईलिड की बात हो रही है। यहाँ पर आई है तो आई करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर आईलिड होता तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट आंसर रहता है यहाँ पर। क्लियर है आप सबको, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मोस्टली मेड अप ऑफ। जो ह्यूमन बॉडी का वेट है उसमें मोस्ट ऑफ द कंपोजिशन किसका है, आंसर दिस क्वेश्चन। फ्रॉम बोन्स, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फ्रॉम वाटर, पार्ट्स ऑफ द स्किन। याद रखिएगा फ्रॉम द वाटर। वाटर जो है ना बेटा, वाटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो टोटल वेट का कितना बनाता है, 67% वेट। अगर हम देखेंगे ना 67% ऑफ टोटल वेट जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो कंपोजिट होता है किसका, वाटर का। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड इन मलेरिया। जब मलेरिया होता है तो उसमें कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, मलेरिया की बात हो रही है। पहली बात मलेरिया के बारे में याद रखिएगा, इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल, लेट मी चेंज द साइज ऑफ द पेन। ओके, पहली बात कम्युनिकेबल डिजीज होती है ये बात आपने समझ ली। कम्युनिकेबल डिजीज के बाद याद रखिएगा मलेरिया होता कैसे है, इट्स कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ एनोफ्लीज मॉस्किटो। जब एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है वो बाइट करती है तो उससे क्या होता है, ये होता है। अब ये अफेक्टेड एरिया कौन सा होता है, अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, इट अफेक्टेड द स्प्लीन। स्प्लीन को ये अफेक्ट करता है। अब स्प्लीन का क्या काम होता है, अगर हम बेसिकली स्प्लीन का काम देखेंगे तो ये ब्लड फिल्टर का काम करती है। ठीक है ना, ब्लड फिल्टर का काम करती है। जब मलेरिया में स्प्लीन का ही इफेक्ट हो जाएगा, जब स्प्लीन ही इफेक्ट हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, रिसाइकलिंग ऑफ आरबीसीज रुक जाएगी, रिसाइकलिंग ऑफ आरबीसीज नहीं होती है। ठीक है ना, रिसाइकलिंग ऑफ आरबीसीज नहीं होती है। क्लियर है आप सबको, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा स्प्लीन। क्लियर, जो एक्ट करता है एक नॉर्मल इंसान में क्या, एज अ ब्लड फिल्टर, ये ब्लड फिल्टर एज एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन में हम किस वाले सब्सटेंस का यूज करते हैं, देखिए आर्टिफिशियल रेन में हम क्या करते हैं यूज सिल्वर आयोडाइड का। क्लियर, सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। अब सिल्वर आयोडाइड से क्या होता है, इट इंक्रीजेस द क्लाउड कंसंट्रेशन न्यूक्लियाई। यहां पर मैं लिखूंगा इंक्रीजेस क्लाउड कंसंट्रेशन न्यूक्लियाई, जिससे आर्टिफिशियल रेन फॉर्मेशन होती है, इसको हम बोलते हैं CCNB। क्लियर, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज नोबल गैस। इनमें से किस गैस को हम बोलते हैं नोबल गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। सबको पता है हीलियम को बोलते हैं नोबल गैस। नोबल गैस क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये इनर्ट होते हैं, दीज डू नॉट शो रिएक्शंस, ये रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं, नोबल गैस क्यों बोलते हैं, पहली बात याद रखिएगा, दीज लाई इन द ग्रुप 18 वाला ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल में, उसमें जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा वो नोबल गैस कहलाएगा या इनर्ट गैस कहलाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इनको ये नोबल क्यों होते हैं, ये कोई भी केमिकल रिएक्शंस क्यों नहीं दिखाते हैं, बिकॉज इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होती है, इनकी जो आउटर शेल जो होती है ना बेटा, वो क्या होती है, वो ऑक्यूपाइड होती है, या मैं यहां पर बोलूंगा फुल होती है। तो ये क्या होते हैं, ये केमिकली क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। क्लियर, ओके, यहां पर हीलियम आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाई? लाई को डिटेक्ट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? पॉलीग्राफ का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। पायरोमीटर की अगर बात करेंगे, पायरोमीटर हम किस लिए यूज करते हैं? टेम्परेचर टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं किसका? पायरोमीटर का। इसके बाद अगर हम गायरोस्कोप की बात करेंगे, ये किसके लिए हम यूज करते हैं? चेंज इन द ओरिएंटेशन, चेंज इन ओरिएंटेशन इन स्पेस, स्पेस में ओरिएंटेशन की चेंज को देखने के लिए गायरोस्कोप का यूज किया जाता है। आफ्टर दैट इज काइमोग्राफ। काइमोग्राफ का यूज किस लिए किया जाता है? काइमोग्राफ वेरिएशन इन प्रेशर, याद रखिएगा, वेरिएशन इन प्रेशर। क्लियर है ये बात भी आपको? क्लियर है? यहां पर ऑप्शन नंबर डी भी याद रखिएगा, सी भी याद रखिएगा, बी भी याद रखिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलाइजा टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट। एलाइजा टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? बेसिकली पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा, जो एलाइजा है, एलाइजा, इसका फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यहां पर याद रखिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलाइसा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अब ये कौन सा टेस्ट होता है? दिस टेस्ट वर्क्स ऑन एंटीबॉडी रिकॉग्निशन। ये एंटीबॉडीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, एचआईवी के लिए यूज किया जाता है, एड्स के लिए यूज किया जाता है। यहां पर और एक क्वेश्चन यहीं पर बन सकता है, दैट इज टाइफाइड। टाइफाइड के लिए हम किसका यूज करते हैं? विडाल टेस्ट, याद रखिएगा, विडाल टेस्ट एक ऐसा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जिसको हम किसके लिए करते हैं? टाइफाइड के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 26, अ मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम। एक ऐसा आदमी जिसको ये पता ही नहीं चलता कि कब स्टॉप करना है ईटिंग, वो किस डिसऑर्डर से सफर करता है? याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं बुलिमिया। बुलिमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक पर्सन को पता ही नहीं चलता कि उसको कब स्टॉप करना है ईटिंग। यहां पर मैं बोलूंगा, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें एक पर्सन क्या करता है? अ पर्सन ईट्स अनलिमिटेड एट वन गो। एक ही बार में वो बहुत ही सारा खाता है, ठीक है ना, बुलिमिया उसको बोलते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम किस वाली चीज का यूज करते हैं? रेक्टिफायर्स का यूज करते हैं। क्लियर? रेक्टिफायर क्या होता है? बेसिकली इसमें 4 डायोड्स होते हैं, याद रखिएगा, इसमें 4 डायोड्स होते हैं। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि चारों के चारों जो डायोड्स होते हैं वो फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं। इन 4 डायोड्स में से कोई भी डायोड रिवर्स बायस में नहीं होता है। प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टेन नंबर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ। ऑक्टेन नंबर को हम किसके लिए यूज करते हैं? ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ये बेसिकली एक्सप्रेस करता है द परफॉर्मेंस ऑफ ए फ्यूल, फ्यूल की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर हम इसको बोलते हैं। यस, और मैं यहां पर बोलूंगा, इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द नॉकिंग ऑफ इंजन, जो इंजन होता है उसकी नॉकिंग के लिए, उसकी नॉकिंग हम यहीं पर प्रेडिक्ट करते हैं। क्लियर है आप सबको? एक फ्यूल का परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम उसके ऑक्टेन नंबर को देखते हैं, ठीक है ना। दैट मींस अगर ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा, दैट मींस द फ्यूल इज गोइंग टू बी मोर एफिशिएंट, ठीक है ना। जब भी एक फ्यूल को हमें चूज करना होता है, हम चूज करते हैं ऑक्टेन नंबर को। जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है वही फ्यूल हमारे लिए बेटर होता है, ठीक। इडेबल ऑयल, यहां पर ऑब्वियसली पेट्रोल से हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। पेट्रोल की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए ऑक्टेन नंबर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। इसको हम बोलते हैं कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट के नाम से इसको जानते हैं। क्या ये हमारा आंसर हो जाएगा? नो। इसके बाद सोडियम सल्फेट की बात करेंगे बेटा। यहां पर मैं लिखूंगा सोडियम सल्फेट की अगर हम बात करेंगे, सोडियम सल्फेट की फॉर्मूला क्या होती है? Na2SO4, ये भी याद रखिएगा, ठीक। ये तो हमारा नहीं हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेकिंग सोडा के नाम से इसको हम जानते हैं। क्लियर है आप सबको?
अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू इट्स, स्काई अपीयर होती है ब्लू किसके हेल्प से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। ये दोनों तो आप काट लो, डिफ्रैक्शन भी काट लो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमिना है, स्कैटरिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऐसा फिनोमिना है जो क्या होता है बेसिकली, जिसकी हेल्प से जो स्काई होती है, स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई अपीयर्स ब्लू। बेसिकली जो एटमॉस्फेयर में होती है, जो एटमॉस्फेयर होती है, इसमें बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। जब वो लाइट को स्कैटर करते हैं, दैट मींस जो ब्लू लाइट है वो यहाँ पर ज्यादा स्कैटर होती है। जब वो ज्यादा स्कैटर होती है तो हमें जो स्काई दिखती है वो दिखती है ब्लू कलर की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट प्रोडक्ट? इनमें से कौन सा वाला ऐसा प्रोडक्ट है जो प्लांट प्रोडक्ट नहीं है? कैफीन की बात करेंगे, कैफीन प्रेजेंट होता है कॉफी में। क्लियर है आप सबको? दैट मीन दिस इज द प्लांट प्रोडक्ट। अगर हम पाइपरीन की बात करेंगे, ये किसमें होता है? ब्लैक पेपर में होता है, ब्लैक पेपर, ये भी हमारा हो जाएगा। निकोटीन की बात करेंगे, निकोटीन क्या होता है? जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं या टोबैको प्लांट्स होते हैं, जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स में यहाँ पर बोलूंगा, सिगरेट्स होते हैं, स्मोकिंग जो भी होते हैं, ये उनमें प्रेजेंट होता है। दैट मीन दिस इज आल्सो गोइंग टू बी द प्लांट प्रोडक्ट। आफ्टर दैट क्या आता है? सैकरिन। सैकरिन क्या है? याद रखिएगा इसके बारे में, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, स्वीटनिंग एजेंट होता है। ये नॉर्मली यूज किया जाता है च्युइंग गम्स जो होते हैं एंड सम चॉकलेट्स जो होते हैं, ताकि उनमें क्या आए? फ्लेवर आए। क्लियर? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है ये। क्लियर है आप सबको? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स सैकरिन। प्रोसेस्ड फूड्स में ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थराइटिस is caused by the deposition of which one of the following in the joints of our body? हमारे joints में एक accumulation होती है एक एसिड की, जिसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जब एक्यूमुलेट, यूरिक एसिड में यहां पर लिखूंगा, यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन जब होती है कहां पर? जॉइंट्स में। जॉइंट्स में जब यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन होगी उसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस। अर्थराइटिस, इज दैट क्लियर? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन इज, जो लाइमस्टोन होती है इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका केमिकल नेम, याद रखिएगा। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का अगर हम देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका केमिकल नेम, दैट मींस CaCO3। क्लियर है आप सबको? कैल्शियम कार्बोनेट इज गोइंग टू बी द केमिकल नेम ऑफ व्हाट? लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रोंज किसका अलॉय है? पहली बात कॉपर एंड, यहां पर देखो कॉपर एंड सिल्वर का अगर हम देखेंगे, कॉपर एंड सिल्वर, इसको क्या बोलते हैं हम? स्टर्लिंग बोलते हैं, स्टर्लिंग उस अलॉय को बोलते हैं। आफ्टर दैट कॉपर एंड जिंक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रास बोलते हैं हम उसको। ब्रास अलॉय होता है किसका? कॉपर एंड जिंक का। आफ्टर दैट कॉपर एंड लेड, अगर हम इसका देखेंगे हम उसको क्या बोलते हैं? लेडेड कॉपर, लेडेड कॉपर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट्स कॉपर एंड टिन। कॉपर एंड टिन वाले अलॉय को हम बोलते हैं बेटा ब्रॉन्ज, उसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज। क्लियर है आप सबको? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। विच आर द फॉलोइंग विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल? इनमें से कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल होता है? देखिए, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को याद रखिए, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को अगर हम याद रखेंगे तो बाकी जो बचे वो हमारे पास वाटर सॉल्युबल होंगे। फैट सॉल्युबल कौन होते हैं? विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है एंड विटामिन ए होता है, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। एंड इसके बगैर जो भी बी कॉम्प्लेक्स आता है, सी विटामिन आता है, विटामिन के आता है, एंड ऑल द विटामिन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पर हमें वाटर सॉल्युबल देखना है, विटामिन ए ये आता है फैट सॉल्युबल में, ऑप्शन नंबर ए इज एलिमिनेटेड। नेक्स्ट ऑप्शन इज विटामिन बी एंड विटामिन सी, तो ऑप्शन नंबर बी हमें यहाँ पर करेक्ट लगता है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है विटामिन सी एंड विटामिन डी, डी तो नहीं आएगा, डी तो आता है फैट सॉल्युबल में। यहाँ पर अगेन विटामिन, ऑप्शन नंबर डी को अगर हम देखेंगे, विटामिन ए पहले ही इसने लिखा है, विटामिन ए आता है फैट सॉल्युबल में, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है आप सबको? ठीक है ना यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। द एज ऑफ द ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स, एज एक ट्री की जब हम देखते हैं वो किससे हम देखते हैं? क्या हाइट से देखते हैं, ग्रोथ या ग्रोथ रिंग्स से देखते हैं, या जनरल अपीयरेंस से देखते हैं? याद रखिएगा, एज ऑफ ट्री को अगर हमें देखना होगा तो हम देखते हैं एनुअल रिंग्स से। एनुअल रिंग्स से बेसिकली जो स्टम होता है उस पे रिंग्स होती है जो एनुअली बढ़ती है, एनुअली बढ़ती है, एक एक साल के बाद बढ़ती है, उनको हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स। उनकी हेल्प से हम एज देख सकते हैं। यहाँ पर आंसर देखिए, ग्रोथ रिंग्स को
यहां पर हम मार्क करने वाले हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। द डेंसिटी ऑफ द मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय। डेंसिटी ऑफ मिल्क अगर हमें मेजर करनी होगी तो हम किसकी हेल्प से करेंगे? पॉइंट नंबर 1, हाइड्रोमीटर को अगर हम देखेंगे तो ये लिक्विड्स का यूज हम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर हम देखते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर हम देखते हैं किसी भी लिक्विड में। क्लियर? लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर का यूज हम करते हैं फॉर डेंसिटी ऑफ मिल्क, जो हमें यहाँ पर पूछा गया था, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? लेकिन इसके बाद भी याद रखिएगा, इसके बाद ऑप्शन नंबर है ब्यूटाइरोमीटर, ये इसके लिए हम यूज करते हैं अमाउंट ऑफ फैट इन मिल्क, अमाउंट ऑफ फैट इन मिल्क, अगर हमें देखना होगा फैट कितना है मिल्क में, उसके लिए हम यूज करते हैं ब्यूटाइरोमीटर। क्लियर? आफ्टर द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर आप सबको पता है टेम्परेचर को मेजर करने में हम यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। इन ऑटोमोबाइल्स हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स ऑन पास्कल्स लॉ, आर्किमिड्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बर्नौलीज प्रिंसिपल। पास्कल्स लॉ हम यहाँ पर यूज करते हैं। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, यहाँ पर मैं लिखूंगा पास्कल्स लॉ बोलता क्या है, ये बोलता है जब भी हम, पास्कल्स लॉ बोलता क्या है, जब भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं एक लिक्विड पे तो वो ट्रेवल करता है यूनिफॉर्मली इन ऑल द डायरेक्शंस। प्रेशर, यहां पर मैं लिखूंगा प्रेशर अप्लाइड ऑन ए लिक्विड ट्रेवल्स थ्रू आउट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली वो ट्रेवल करेगा, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द लिक्विड पेट्रोलियम गैस आर। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एलपीजी की बात हो रही है यहां पर, याद रखिएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो होता है, अगर मैं इसके कंपोनेंट्स की बात करूंगा, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स है, लेकिन जो मेजॉरिटी में होते हैं प्रोपेन होता है, प्रोपेन होता है। क्लियर? प्रोपेन के बाद यहां पर मैं लिखूंगा ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन होता है, इसके बाद प्रोपाइन होता है, दैट मींस अल्काइन होता है, इसके बाद ब्यूटाइन होता है, ब्यूटीवाई, ब्यूटाइन होता है। क्लियर है आप सबको? इसके बाद मैं यहां पर लिख सकता हूं आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ये कुछ कंपोनेंट्स है, मैं बोलूंगा यहां पर ये कुछ मेन कंपोनेंट्स है जो प्रेजेंट होता है उसमें। ठीक है ना? तो यहां पर देखो हेक्सेन तो मैंने नहीं बोला, हेक्सेन नहीं होता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी पे आता है, इसमें अगेन हेक्सेन का मेंशन किया गया है, तो हेक्सेन तो नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज ब्यूटेन, प्रोपेन एंड इथेन, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज किया, नो कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। द लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी कॉजेज डायबिटीज। किस के लैक से, किसके इनसफिशिएंट अमाउंट से डायबिटीज होती है? याद रखिएगा अगर हम डायबिटीज की बात करेंगे तो वो इंसुलिन की लैक से होती है। याद रखिएगा डायबिटीज जो होती है, यहां पर मैं लिखूंगा आपके लिए, डायबिटीज जो होती है इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज और दूसरे को हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। यहां पर मैं लिखूंगा T1 डायबिटीज एंड यहां पर मैं लिखूंगा T2 डायबिटीज, दैट मींस टाइप 2 डायबिटीज। अब टाइप 1 क्या होता है? ये एक ऐसी डायबिटीज होती है व्हेन योर बॉडी अटैक्स, यहां पर मैं लिखूंगा when the body attacks insulin producing cells, insulin producing cells, अपनी ही बॉडी अपनी ही इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को क्या करेगा? अटैक करेगा, जो कहां पर होती है? पेनक्रियाज में होती है। क्लियर है आप सबको? नेक्स्ट टाइप जो आता है वो आता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज हम किनको बोलते हैं? व्हेन पेनक्रियाज फेल्स, पेनक्रियाज जब नहीं बना पाता क्या? एनफ इंसुलिन, पेनक्रियाज फेल्स टू फॉर्म एनफ इंसुलिन, ये इंसुलिन नहीं बना पाता, कौन? पेनक्रियाज, उसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। लेकिन यहां पर हमारा बेसिक सा क्वेश्चन था, लैक ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी कॉजेज डायबिटीज, तो इंसुलिन की लैक से क्या होती है? डायबिटीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। द नंबर ऑफ आरबीसी काउंट इन एन अडल्ट मैन इज। आरबीसी का काउंट बोला गया है। आरबीसी की बात अगर हम करेंगे बेटा, मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। यहां पर अगर हम मेल की बात करेंगे, मेल में होती है 4.7 से लेके 6.1 मिलियन तक, ये रेंज रहेगा मेल का। वहीं पर अगर यहां पर मैं आपको बोलता हूं, अगर हम फीमेल की बात करेंगे, फीमेल में कितनी आरबीसी होती है? फीमेल में आरबीसी जो होती है वो होती है 4.2 से लेके 5.4 मिलियन तक। दैट मीन्स जो एक ह्यूमन मेल होता है उसमें ज्यादा आरबीसी प्रेजेंट होती है। क्लियर? यहां पर मेल का हमें पूछा गया था, तो 4.7 से लेके 6.1 वाले रेंज तक जो भी आएगा। 4.6 तो यहां पर मैं लिखूंगा 5,
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा मोर अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आफ्टर दैट बेटा याद रखिएगा, ये था आरबीसीज का। अगर हमें डब्ल्यूबीसीज का पूछा जाता है, डब्ल्यूबीसीज कितनी होती है, डब्ल्यूबीसीज का याद रखिएगा 4500 से लेके 11,000 तक होती है। कितनी माइक्रोलीटर, पर माइक्रोलीटर में इतनी डब्ल्यूबीसीज होती है। क्लियर, ये बात भी क्लियर है आप सबको। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। वन बैरल ऑफ द ऑयल इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। वन बैरल किसके इक्वल टू होता है? बैरल क्या होता है यहां पर याद रखिएगा, बैरल क्या होता है, एक यूनिट होता है वॉल्यूम का, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। बैरल एक यूनिट है जिसमें हम मेजर करते हैं वॉल्यूम को। अब इसको अगर हम देखेंगे लीटर्स में, तो एक बैरल किसके बराबर होता है? याद रखिएगा, एक बैरल होता है 158.9 लीटर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कभी कभी अगर न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर भी हमें ये पूछा जाता है कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस में। क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको राउंड ऑफ लिखूंगा तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 159 लीटर्स। क्लियर, क्लियर है ये पॉइंट भी आप सबको? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। ह्यूमंस कांट डाइजेस्ट ग्रास लाइक काउज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। ह्यूमंस ग्रास को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज जो ग्रास है, हमें पता है ग्रास जो होता है इसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज, जिसको ह्यूमंस क्या करते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वही अगर हम हर्बीवोर्स की बात करेंगे, हर्बीवोर्स की बात करेंगे, लाइक काउ का मेंशन यहाँ पर किया गया है, हम भी काउ की ही बात करेंगे। उसके जो एब्डोमेन है ना, उसकी जो एब्डोमेन है उसमें सिम्बायोटिक, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, उसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो इस सेल्यूलोज को, जो सेल्यूलोज को क्या करते हैं, जो सेल्यूलोज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी देखेंगे, हमारी बॉडी में कोई भी एंजाइम सेल्यूलोज के लिए नहीं होता। ठीक, सेल्यूलोज इन द ग्रास, काउज डाइजेस्ट कर पाते हैं लेकिन ह्यूमंस नहीं कर पाते, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज इन द ग्रास। ग्रास में एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज मैक्रोमोलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। Which one of the following device uses ultrasonic waves for getting images of the internal organs of the human body? अल्ट्रासोनिक वेव्स हम किस वाले प्रोसीजर में यूज करते हैं? अल्ट्रासाउंड स्कैनर में यूज करते हैं। वहीं पर अगर हम एमआरआई स्कैन की बात करेंगे, एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज किया जाता है। एक्सरेज तो आप सबको पता ही है। इसके बाद कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनर, सीटी स्कैन जिसको हम बोलते हैं, इसलिए क्या होती है, ये सीरीज ऑफ एक्सरेज ही होती है, सीरीज ऑफ एक्स रेज ही होती है। बेसिकली ये इटसेल्फ क्या होती है, एक्स रेज ही होती है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड। एक साउंड की हमें अगर लाउडनेस देखनी हो या सॉफ्टनेस देखनी हो तो हम वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेव वेलोसिटी। डेफिनेटली यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ही डिटरमाइन करता है कि हाउ लाउड और हाउ स्मूथ और हाउ सॉफ्ट द साउंड इज। क्लियर। याद रखिएगा, अगर हम एक फोर्स को लेंगे, एक फोर्स से हम एक टेबल पे क्या करेंगे, हिट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने पहले 10 न्यूटन से किया तो जो साउंड आएगी वो लाउड आएगी। क्लियर, ये तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। और अगर हमने दूसरे केस में 2 न्यूटन से उसको हिट किया तो जो साउंड आएगी वो ऑब्वियसली क्या आएगी, सॉफ्ट आएगी। क्लियर है आप सबको? तो एम्पलीट्यूड पे ये डिपेंड करेगा कि एक साउंड जो है वो लाउड है या वो सॉफ्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द फोटोकेमिकल स्मोक। जो फोटोकेमिकल स्मोक होती है उसमें मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक याद रखिएगा, ये समर सीजन्स में ज्यादातर हमें देखने को मिलती है। क्लियर। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो इसका मेन कंपोनेंट होता है। इसके बाद O3 होता है, दैट मींस ओजोन होता है, एंड इसके बाद पैन होता है। क्लियर, क्लियर। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स दैट कैरीज। जो हीमोग्लोबिन होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, इसके अंदर ये क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन। ऑक्सीजन को ये कैरी करता है विद द हेल्प ऑफ, जब ये आरबीसीज में प्रेजेंट होता है तो आरबीसीज विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। याद रखिएगा, ये जो हीमोग्लोबिन होता है अगर हम उसका रिंग्स वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आयरन प्रेजेंट होता है, Fe प्रेजेंट होता है एट सेंटर, इसको हम बोलते हैं पोरिफायरन रिंग, पोरिफायरन रिंग हम बोलते हैं। क्लियर है आप सबको? क्लियर। और यही आयरन क्या है, ये बाइंड करता है विद ऑक्सीजन, बाइंड्स विद ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या है, इट कंटेन्स हीम पार्ट प्लस ए ग्लोबुलर होता है। क्लियर है आप सबको? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। which among the following diseases is very rare in women as compared to its occurrence in the man।
इनमें से कौन सी डिजीज ऐसी है जो ज्यादातर होती है मेल्स में रादर देन फीमेल्स? फीमेल्स में बहुत ही कम देखने को मिलती है। कलर ब्लाइंडनेस, याद रखिएगा कलर ब्लाइंडनेस ही ज्यादातर हमें मेल्स में देखने को मिलती है। याद रखिएगा कलर ब्लाइंडनेस जो है ये एक्स रिलेटेड है, एक्स क्रोमोसोम पे होती है। याद रखिएगा अगर हमारे पास एक फीमेल है और यहाँ पर हमारे पास एक मेल है, एक फीमेल तभी कलर ब्लाइंड होगी जब इसके ये दोनों क्या है, ये दोनों एक्स क्रोमोसोम्स क्या होंगे, अफेक्टेड होते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्ससी और एक्ससी। हाउएवर अगर हम एक मेल की बात करेंगे उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, दैट मींस इवन अगर एक ही सिंगल एक्स क्रोमोसोम क्या होगा, डिफेक्टेड होगा, तो एक मेल क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। क्लियर? अगर फीमेल को हम देखेंगे, फीमेल में दो एक्सेस होते हैं, दैट मींस टू एक्सेस, दो जो बोथ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो बोथ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, दे नीड टू बी डिफेक्टेड, इन दोनों को डिफेक्टेड होना चाहिए। क्लियर? क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी फाउंड इन द नेल पॉलिश रिमूवर? नेल पॉलिश रिमूवर में कौन सा वाला कंपोनेंट प्रेजेंट होता है? एसीटोन, बेंजोन, पेट्रोलियम ईथर, एसिटिक एसिड? आंसर दिस क्वेश्चन। यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स एसीटोन। नेल पॉलिश में एसीटोन प्रेजेंट होता है, क्यों? क्योंकि ये सॉल्वेंट्स में होता है, एंड जब ये अप्लाई किया जाता है तो इससे क्या हो जाता है, इवापोरेशन जो होती है, इवापोरेशन होती है। क्लियर? सॉल्वेंट जो होता है उसकी इवापोरेशन होती है। क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। A gas thermometer is more sensitive than a liquid thermometer because a gas is lighter than the liquid, it expands more than the liquid, it's easy to obtain, does not change the state। एक गैस थर्मोमीटर क्यों होता है? Because it expands more than a liquid। एक गैस एक्सपेंड करता है, जो थर्मोमीटर में एक गैस होता है वो एक्सपेंड करता है more than a liquid thermometer। याद रखिएगा अगर थोड़ी सी भी चेंज आएगी टेम्परेचर में तो गैस क्या होता है, गैस एक्सपेंड होता है बहुत ही फ्रीक्वेंट, बहुत ही रैपिडली। क्लियर? जब ये गैस एक्सपेंड जल्दी होगा, दैट मीन जो गैस वाला थर्मोमीटर होगा, यहां पर याद रखिएगा वो मोर प्रिसाइज होता है, मोर प्रिसाइज होता है। अगर हम उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, लिक्विड थर्मोमीटर के साथ, इसके साथ साथ अगर हम इसको देखेंगे तो ये मोर एक्यूरेट भी होता है, मोर एक्यूरेट होता है देन द लिक्विड थर्मोमीटर। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर है आप सबको? थोड़ी सी टेम्परेचर में चेंज आएगी तो गैस जल्दी ही एक्सपेंड होगा। हाउएवर अगर हम एक लिक्विड थर्मोमीटर की बात करेंगे, थोड़ी सी ज्यादा चेंज आने पर ही लिक्विड क्या करता है, एक्सपेंड करता है। गैस लिक्विड से ज्यादा ही एक्सपेंड करेगा। क्लियर? क्लियर है ये क्वेश्चन भी आप सबको? ओके बेटा, सो विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आई होप कि आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा और सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हमने देखे वो आप सबको पसंद आए होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस भी आप सबको पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा ओके बाय।